Hello everyone, this is Shruti and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the poem, the great poem Go and Catch a Falling Star. This is very interesting poem and composed by John Donne. Okay, so let me tell you about something about the great poet John Donne. This is his lifespan from 1572 to 1633, and John Donne was a metaphysical poet. He is known for his great images and subtle wit. थीम क्या है इस पोएम की? द थीम ऑफ द पोएम इज़ वुमेंस इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो वुमेन का ऊपर जो इसका ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, कि वुमेन कितनी वो होती है कि दे कैन चेंज एनी टाइम लाइक दिस. Through a series of images, the poet shows that it is impossible to find a true and faithful woman. कि कोई वुमेन जो ट्रू भी हो, आपके लिए एकदम ट्रू हो, फेथफुल हो, साथ में प्लस वो ब्यूटीफुल हो. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू जॉन डन का ये मानना था कि ये सब एक वुमेन में होना, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. गो एंड कैच a falling star, get with child a mandrake root, tell me where all past years are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaid singing, or to keep off envy stinging, and find what wind serves to advance an honest mind. So, go and catch a falling star. So, these are the opening lines of the Donne's poem, and the poet shows his distrust for women. Okay, he believes that a woman who is beautiful can never be faithful to her lover or husband. वो कह रहा है कि जो woman beautiful है वो कभी भी faithful नहीं हो सकती अपने lover और husband के लिए. So here the poet produces a list of impossible things. ओके, वो इम्पॉसिबल थिंग्स की एक लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करके हमारे सामने प्रेजेंट करता है और कहता है इट इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन हिज इमेजेस आर गोइंग टू बी स्टार्टेड. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैच ए फॉलिंग स्टार. गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. अब वो इम्पॉसिबल थिंग्स की लिस्ट यहाँ पर बना रहा है. तो फर्स्ट क्या चीज़ आई कि जस्ट गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाकर एक फॉलिंग स्टार मीन्स गिरते हुए तारे को कैच कर लो, होल्ड कर लो, उसको पकड़ लो. Then it is equally impossible to produce a human body from the root of mandrake plant, mandrake root. Okay, why he says so? Because वो ऐसा क्यों कह रहा है? Get a child, एक बच्चा. गेट ए चाइल्ड का मीन्स होता है प्रोड्यूस ए चाइल्ड, एक बच्चा पैदा करना, एक बच्चा पैदा कर लो. ए मैंड्रेक रूट से एक बच्चा पैदा कर लो. कैसे? क्योंकि मैंड्रेक जो होता है विच रिजेंबल्स द ह्यूमन शेप, मैंड्रेक जो ट्री होता है वो ह्यूमन शेप का ट्री होता है लाइक दिस. तो अगर हम आफ्टर ऑल है तो ये ट्री ही, ठीक है, सो वी कैनॉट प्रोड्यूस ए चाइल्ड फ्रॉम दैट ट्री. इस ट्री से हम एक चाइल्ड तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो दिस इज़ आल्सो ए इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है, ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है. तो टू इम्पॉसिबल थिंग्स की उसने लिस्ट बता दी कि जैसे एक गिरते हुए तारे को पकड़ना इम्पॉसिबल है एंड टू गेट ए चाइल्ड फ्रॉम ए ट्री, किसी भी ट्री से, वेदर इट शेप इज़ जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग और नॉट, उसकी चाहे शेप ह्यूमन बीइंग जैसी हो, बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए चाइल्ड फ्रॉम दैट ट्री. उस ट्री से हम एक चाइल्ड तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते. Nor one can show where the past years have gone. Another he says about another impossible things he says, tell me where all past years are. It means no one can show, कोई भी नहीं बता सकता that where the past years have gone, कि हमारा भूतकाल कहाँ चला गया, हमारे पास्ट का समय कहाँ चला गया. Okay, then or who cleft the devil's foot. Again he says that there is no one in the world who can tell the name of the person who split the foot of the Satan. Devil means यहाँ पर है जो शैतान था, जो जाइंट था, जो राक्षस था. स्प्लिट, क्लेफ्ट का मतलब होता है स्प्लिट, SPLIT. स्प्लिट होता है चीरना, कि जैसे कि मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ में ऐसा माना जाता है जो शैतान होता है उसका फूट ऐसे चिरा हुआ होता है, उसका लेग जो होता है. तो नोबडी कैन टेल दैट हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, कि किसने डेविल का फुट स्प्लिट किया था, चीरा था. टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग. मरमेड होती है जलपरी. ओके, हाफ वुमेन हाफ फिश, इस तरह की जो होती है, जो ओशियन वगैरह में रहती है. सो टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग. नाउ ही सेज इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू हियर द सॉन्ग ऑफ द मरमेड्स, कि
हमने केवल कहानियों में, ओनली स्टोरीज़ में वी हैव लिसन दिस, दैट वी हैव लिसन मरमेड सिंगिंग, कि मरमेड्स को गाते हुए सुना है, बट इन रियली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हियर मरमेड सिंगिंग। रियल लाइफ में मरमेड्स की सिंगिंग सुनना पॉसिबल नहीं है। सो और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, एनवी होता है जेलेसी, ओके, जो जलन होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, जेलेसी। और टू कीप ऑफ का मीन्स होता है दूर रहना, ओके, फार अवे। तो क्या है आगे वो कह रहा है, नो वन कैन चेंज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर को कोई चेंज नहीं कर सकता, सो एज नॉट टू फील द पेन ऑफ एनवी और टू फाइंड आउट द रीजन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एनवी की स्टिंगिंग से दूर नहीं रह सकता, ठीक है, मीन्स वी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर इट कैनॉट बी चेंज्ड, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड देयर इज़ नॉट ए सिंगल ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ नॉट फीलिंग द पेन ऑफ एनवी, जिसको एनवी नहीं होती, जिसको जेलेसी नहीं होती, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। तो उसने कितनी इम्पॉसिबल थिंग्स बता दी, फॉलिंग स्टार को कैच करना इम्पॉसिबल, एक मैंड्रिक रूट से चाइल्ड प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल, पास्ट कहाँ गया, भूतकाल कहाँ गया, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल, एंड हु स्प्लिट द डेविल्स फूड, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल, एंड नोबडी हियर्स द मरमेड सॉन्ग, कोई किसी ने नहीं सुना आज तक। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टू टेक फॉर द एनवी, एनवी को हमसे दूर रखना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द रीजन्स विच मेक अ मैन ऑनेस्ट, ठीक है। और एडवांस का मतलब यहाँ होता है सक्सेसफुल, कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑनेस्ट माइंड को सक्सेसफुल बना देती है, ठीक है। जो नोबडी कैन टेल्स दैट व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड एन ऑनेस्ट मैन, जस्ट एज द थिंग्स आर इम्पॉसिबल सो ऑल्सो ए फेयर एंड फेथफुल वुमेन इज़ इम्पॉसिबल। मतलब वो कहना ये चाह रहा है, जैसे इतनी चीज़ें इम्पॉसिबल है, उसी तरह से क्या इम्पॉसिबल है एक फेयर मीन्स ब्यूटीफुल और फेथफुल वुमेन को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ही सेज, इफ़ दाउ best born to strange sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights, still is no white hairs on thee, then thou returnest, wilt tell me all strange wonders that befall thee, and swear nowhere lives a woman true and fair। अब वो देखिए क्या कह रहा है। These times occur in John Donne's poem. The poet expresses his great distrust, okay, toward the woman. He believes that a beautiful woman can never be a faithful beloved. उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा कह रहा है। So the poet says that a man जो भी है, if thou best born to strange sight, he says that a man who is born with the power to see strange rights and even invisible objects, okay, and if he writes 10,000 days and nights and travel all over the world till his hair turn grey, he will see wonderful sights। देखिए वो कहता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है अपनी स्ट्रेंज साइट के साथ। मतलब स्ट्रेंज साइट का मतलब होता है पावर टू सी स्ट्रेंज थिंग्स, जो कि अलग अलग चीज़ों को, जो विचित्र चीज़ों को, वंडरफुल थिंग्स को देखने की पावर के साथ पैदा हुआ है। किसी इंसान में कहते हैं ना दिव्य शक्ति होती है, डिवाइन पावर्स होते हैं, उनके वो भी यदि आप में है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, और आप इनविजिबल का मतलब होता है दैट कैनॉट बी सीन, जिनको देखा नहीं जा सकता, उन चीज़ों को देखने का पावर भी आप में है, ठीक है, ये कैपेसिटी आप में है। दूसरी, राइट 10,000 डेज एंड नाइट, आप कंटिन्यू राइड करो, ओके, एंड इफ़ यू राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, इतना आप यदि राइड करो, कब तक, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक आपके हेयर स्नो वाइट नहीं हो जाए, मतलब कि वाइट कलर के नहीं हो जाए, यू बिकम ओल्ड, जब तक कि आप बूढ़े ना हो जाओ। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स्ट विल टेल मी, और जब आप रिटर्न करो, वापस मेरे पास आओ, इतने 10,000 डेज एंड नाइट्स तक घूम कर, इधर उधर भटक कर, वापस जब आप मेरे पास आओ, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स डैट बिफॉल दी, बिफॉल मीन्स होता है हैपन, देन टेल मी ऑल द वंडरफुल थिंग्स हैपन विद यू, जो कि तुम्हारे साथ हुआ है, जितने भी वंडरफुल थिंग्स हुई है, जो कि हैपन हुआ है तुम्हारे साथ,
वो सब आके मुझे बताना, ठीक है, जो भी तुम्हारे साथ तुम इतनी राइड करके आओगे. देन टेल मी अबाउट योर जर्नी. ओके, आफ्टर द completion of your journey, then you will return home. Then he will tell the stories of his great adventures and wonderful scenes. Okay, he has seen, जो भी उसने देखा होगा मुझे बताएगा. एंड स्वीयर नो वियर, और मुझे स्वीयर मीन्स कसम खाकर बताना. ओके ओके, बट यू विल नॉट बी एबल टू गिव ए सिंगल एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल मुझे नहीं दे सकते ऑफ ए ब्यूटीफुल एंड फेथफुल वुमेन लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर. मतलब तुम इतना घूम के आए हो, पूरी लाइफ अपनी जर्नी करी, 10,000 डेज एंड नाइट्स यू हैव ट्रेवल्ड, बट वैन एवर यू रिटर्न, जब कभी तुम लौटो, एंड टेल मी बाय स्वीयर कसम खा के बताना कि क्या तुम्हें ऐसी वुमेन मिली है जो ट्रू और फेयर है, जो कि वास्तव में ब्यूटीफुल है और फेथफुल भी है. ओके, ही मीन्स टू से दैट टू मीट अ ट्रू एंड फेथफुल लेडी इज़ इम्पॉसिबल. डन के हिसाब से ये है ही इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. आगे देखिए, इफ़ दाउ फाइंडस्ट वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, though she were true when you met her, and last till you write your letters, yet she will be false ere I come to 2 or 3. So these lines shows the theme of the poem. ये line poem की पूरी theme show करती है. Okay, the poet says that to come across a fair and constant woman is more impossible than the greatest non-impossibilities. जितनी भी इतनी सारी impossibilities हैं, उनसे भी ज़्यादा impossible है to find out a fair and faithful woman. So in this line the poet says that if thou findest one, वो कह रहा है कि even if perchance one comes across a woman true and fair, she will soon become false and faithless. कि बाई चांस आपको एक ऐसी मिल भी जाती है, ओके, लेट मी नो, देन यू शुड टेल मी, तो तुम मुझे बताना. सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, और इसको क्या बोल रहा है वो, पिलग्रिमेज होता है रिलीजियस जर्नी, तीर्थ यात्रा. तो ये तो एक तीर्थ यात्रा हो जाएगी तुम्हारी, इतनी पवित्र यात्रा हो जाएगी. यदि तुम ऐसी वुमेन से मिल भी लोगे तो वो एक तीर्थ यात्रा जैसी हो जाएगी. ओके, मीन्स जर्नी टू ए रिलीजियस प्लेस के सिमिलर हो जाएगी ये. एंड देन the poet says that even if perchance one comes across a woman true and fair, before one would write, then yet do not, I would not go. At the next door we might meet. फिर वो कहता है कि इससे पहले कि हम नेक्स्ट डोर पर आकर एक दूसरे से मिले, बिफोर दिस सीन, इससे पहले कि हम एक दूसरे से आकर मिले, एंड दो शी वर ट्रू, दैट टाइम शी वॉज ट्रू, तब तक वो ट्रू रहेगी, फेथफुल रहेगी, वैन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले होंगे, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब लास्ट में तुम अपना लेटर लिख रहे होंगे, ओके, टू टेल मी ऑल द थिंग्स अबाउट दिस. तो बिफोर वन वुड राइट द सेकेंड और थर्ड लेटर टू हर, शी इज़ बाउंड टू बी फॉल्स एंड फेथलेस. तब तक, ठीक है, जब तक तुम उसको सेकेंड या थर्ड लेटर लिख रहे होंगे, उससे पहले ही वो क्या हो जाएगी, फॉल्स प्रूव हो जाएगी. मतलब जब तुम उससे मिले हो तब तक तो वो तुम्हारे लिए हो सकता है फेथफुल रही हो, लेकिन जब तक तुम उसको सेकेंड या थर्ड लेटर लिख रहे हो, या फिर उससे मिलने के थोड़े दिन बाद ही, शी विल चेंज इनटू ए फॉल्स वुमेन. ओके, सो but it would be useless, since by the time the pilgrimage reaches the destination, the virtuous woman would have turned false. जब तक आपकी वो pilgrimage के लक्ष्य तक आप पहुँचोगे ना, तब तक वो false prove हो चुकी होगी. So the unique ironic reversal in the last stanza is a device commonly used by Donne के द्वारा ये जो लास्ट में जो irony यूज़ की जाती है ना, वो बहुत शानदार होती है इसकी. ओके, नाउ अब हम इसके कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में इसकी देखते हैं. ठीक है, एक तो इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी सी सी डी डी डी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग राइमिंग स्कीम. देन 7 इम्पॉसिबल टास्क्स आर गिवन बाय द पोएट. ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें स्पीकर होता है एंड वी आर द लिसनर्स. देन मीटर इज टेट्रामीटर इसमें यूज़ किया जाता है. टेट्रामीटर का मतलब होता है 4 का जो सेट बनता है, दैट इज़ टेट्रामीटर.
देन हाइपरबोल का यूज़ है 10,000 राइट, मतलब हाइपरबोल मतलब कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर यूज़ करना, तो उसने बोला ना 10,000 रात और दिन उस लाइन में। देन पोइटिक ब्यूटी का मीन्स है कि ईच लाइन कंटेन्स एन एक्टिव एंड डायनामिक इमेज, ठीक है, बहुत शानदार इमेज यूज़ करी है इसने स्टार्टिंग में जो करी है। उसके अलावा इसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जैसे कि सडन बिगनिंग है, अचानक से शुरुआत है, ड्रामेटिक स्पीचेस है, कॉलोक्वियल वर्ड्स है, रेटोरिकल डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई है। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड थ्रू द सीरीज ऑफ इमेजेस द पोएट shows that it is impossible to find a true and faithful woman, ठीक है। तो we can say call this a लव पोएम, इसको हम लव पोएम भी कह सकते हैं। इसके अलावा इससे हमें पोएट के नॉलेज का भी पता चलता है कि कितना नॉलेजफुल इंसान था, बिकॉज ही वॉज ए मेटाफिजिकल पोएट था। उसका वाइड नॉलेज, उसको माइथोलॉजिकल नॉलेज था कि शैतान का जो जैसे फूट कटा हुआ होता है, ठीक है, मैंड्रेक रूट के बारे में नॉलेज, तो माइथोलॉजी के नॉलेज है, क्रिश्चियनिटी है, लीजेंडरी लव है, इन सब का नॉलेज उसको काफ़ी अच्छा था। सो ही प्रूव्स हिज आर्ग्यूमेंट विथ मैस्कुलिन गस्टो एंड यूथफुल वाइवर्सिटी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।